नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस आई को यूट्यूब चैनल पर। हमने कल चर्चा करी थी क्लास 11th मनोविज्ञान एनसीईआरटी से। पहला पार्ट हम पढ़ चुके थे, दूसरे पार्ट की चर्चा हमने कल की थी। अधूरा हमारा कल दूसरा पार्ट हुआ था। आज हम उससे आगे की पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे पार्ट का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम पूरा आपका सिलेबस कराएंगे 11th-12th का, तो आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पार्ट नंबर दूसरा हमारा चल रहा था और जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख चुके थे। आज उससे आगे की चर्चा हम करेंगे। देखो दोस्तों, कल हम यहाँ तक हमने इस लेसन 2 को पढ़ लिया था। आज उससे आगे की चर्चा कर रहे हैं। देखो, यहाँ तक की चर्चा हमने कल कर ली थी। आप अगर हमसे लगातार जुड़े हैं तो आपको पता होगा, हम बिल्कुल सिस्टम से आपका सिलेबस पूरा कराने का प्रयास करेंगे। देखो, आज हम चर्चा करेंगे अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमानों की चर्चा करेंगे। अनुसंधान के वैकल्पिक प्रतिमान कौन कौन से होते हैं। अगर इससे पहले क्लास आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। देखो, वैकल्पिक प्रतिमान, मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है। मानव व्यवहार का अध्ययन भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान जैसे विज्ञानों की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। इस विचारधारा का प्रमुख अभिमत है कि मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है। कैसी शक्तियों द्वारा घटित होता है मित्रों? ये आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों द्वारा घटित होता है तथा इसका प्रेक्षण, मापन तथा नियंत्रण किया जा सकता है। इसको प्रेक्षण देखा जा सकता है, मापन किया जा सकता है, उसको नियंत्रित कंट्रोल में लिया जा सकता है, किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की पुष्टि के लिए मनोविज्ञान विद्या शाखा ने, कौन सी शाखा ने? मनोविज्ञान विद्या शाखा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक, कौन सी सदी मित्रों? 20वीं सदी के उत्तरार्ध यानी बाद तक अपने को मात्र व्यक्त व्यवहार तक सीमित रखा। कहाँ तक सीमित रखा? व्यवहार को तक सीमित रखा। आप सभी को पता है 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक व्यवहार का जो विज्ञान वो चल रहा है मनोविज्ञान में। वह व्यवहार जिसका प्रेक्षण एवं मापन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में वैयक्तिक अनुभूतियों, अनुभवों तथा अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया है। आधुनिक समय में एक अलग दृष्टि, जिसे व्याख्यापरक परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जैसे व्याख्यापरक परंपरा कहते हैं, का उदय हुआ है। कौन सी नई एक विधा का उदय हुआ है? व्याख्यापरक परंपरा, जो व्याख्या एवं पूर्व कथन की तुलना में समझ को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह परंपरा मानती है कि निरंतर परिवर्तनीय एवं जटिल मानव व्यवहार एवं अनुभव की अन्वेषण विधि भौतिक जगत की अन्वेषण विधि से भिन्न होती है। अर्थात मानव व्यवहार की अन्वेषण विधि और जो भौतिक जगत है उसकी अन्वेषण विधि दोनों में कैसी होती है? अलग अलग होती है। इस विचारधारा के अनुसार किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं एवं क्रियाओं की अर्थवत्ता को खोजना एवं समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कुछ विशिष्ट संदर्भ होते हैं जहां बाह्य कारकों जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति, इनके बारे में आप जानते हो, अथवा आंतरिक कारक, उदाहरणतः लंबी बीमारी आदि, ये आंतरिक कारक है। जबकि बाह्य कारक कौन से? सुनामी, भूकंप, चक्रवात आदि ये बाह्य कारक है। जबकि आंतरिक कारक कोई शरीर से अंदर इंटरनल जो डिजीज होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनसे संबंधित हैं। से लोग पीड़ादायी स्थितियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थितियों में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सत्य निर्माण अपने अपने ढंग से करता है। प्रत्येक व्यक्ति का सत्य का निर्माण अपने अपने ढंग से करता है। इसलिए हम वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? वास्तविकता की व्यक्तिपरक व्याख्या करते हैं। यहाँ हमारा लक्ष्य होता है कि हम मानवीय अनुभवों एवं व्यवहारों की सहज प्रवाहमानता को बिना हानि पहुँचाए विविध पक्षों का पता लगाएं। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए, कोई भी खोज करने वाला यह नहीं जानता कि वह क्या खोज रहा है, कैसे खोज की जाए, किस बात की प्रत्याशा की जाए, बल्कि वह प्रयास करता है कि जो कुछ व्यवस्थित विवरण है, अव्यवस्थित विवरण है, इधर चलेंगे हम, जो कुछ अव्यवस्थित विवरण है उसका प्रारूप तैयार किया जाए। यद्यपि उसे उस क्षेत्र की कम अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है, उसका मुख्य कार्य जो कुछ एक संदर्भ विशेष में मिलता है उसका विस्तृत विवरण लिपिबद्ध रूप से तैयार करना है।
मित्रों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, शेयर आप करते रहें। चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे क्लास देखने के लिए। वैज्ञानिक एवं व्याख्यापरक परंपरा दोनों का उद्देश्य दूसरों के व्यवहारों एवं अनुभवों का अध्ययन करना होता है। वैज्ञानिक एवं व्यवहारपरक परंपरा दोनों का उद्देश्य क्या है? दूसरों के व्यवहारों को, दूसरे के व्यवहारों को और उसके अनुभवों को अध्ययन करना ही क्या है? ये जो वैज्ञानिक व्याख्यापरक परंपरा है इसका उद्देश्य है। हमारे अपने अनुभवों एवं व्यवहारों के विषय में क्या होता है? मनोविज्ञान के छात्र के रूप में आप स्वयं से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे अपने अनुभव व्यवहारों के विषय में क्या होता है, अर्थात हमारे अनुभवों को दूसरा जानता है, कैसे नहीं जानता, कौन सी विधियों का प्रयोग करता है, ऐसा आप प्रश्न आप स्वयं से पूछ सकते हैं। मैं क्यों दुख का अनुभव कर रहा हूँ? कई बार आप प्रण करते हैं कि आप अपने खान पीन को नियंत्रित करेंगे अथवा अध्ययन हेतु अधिक समय देंगे, लेकिन जब भोजन या अध्ययन करने का समय होता है तो आप अपना प्रण भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि प्राय सभी के साथ होता है कि हम सोचते हैं यार आज से हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम आता है सोचते हैं यार आज से नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। हम डाइटिंग करेंगे, लेकिन जैसे एक भोजन की सुगंध आती है तो हम डाइटिंग करना क्या बल्कि ज़्यादा खाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा प्राय होता है। आपको आश्चर्य होगा कि कोई अपने व्यवहार पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाता है। क्या मनोविज्ञान को इस बात में सहायता करनी चाहिए कि आप अपने अनुभवों, चिंतन प्रक्रियाओं तथा व्यवहार का विश्लेषण कर सकें। मनोविज्ञान जांच का ध्येय होना चाहिए कि वह अपने अनुभवों एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्रदर्शित होने वाले स्वयं को समझने का प्रयास करें। कहने का मतलब यही है, मनोविज्ञान का जो जांच का ध्येय लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि द्वारा प्रदर्शित होने वाले स्वयं को समझना, अर्थात अपने आप को समझना ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर हम अपने आप को समझेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब नीचे हम चर्चा करेंगे इसकी मनोविज्ञान प्रदत्त का स्वरूप। मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप कैसा स्वरूप है उसके बारे में देख लेते हैं। आप जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रदत्त किस प्रकार अन्य विज्ञानों के प्रदत्तों से भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक विविध स्रोतों से विभिन्न विधियों द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं। सूचनाएं जिन्हें प्रदत्त कहा जाता है। डेटा बहुवचन है और डेटम शब्द एक वचन है। प्रदत्त यहाँ सामान्य चीज दी है, आप सभी जानते हो तो ना। व्यक्तियों के अव्यक्त अथवा व्यक्त व्यवहारों, अव्यक्त और व्यक्त व्यवहार से तात्पर्य क्या है? अर्थात ऐसा व्यवहार जो हमें दिखाई देता है और एक ऐसा व्यवहार जो हमें दिखाई नहीं देता। आत्मपरक अनुभवों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। मनोवैज्ञानिक जांच का अहम स्वरूप प्रदत्तों से निर्मित होता है। अर्थात जब भी कोई रिसर्च किया जाता है, कोई जांच की जाती है तो उसमें मुख्य रूप क्या होता है? प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब अभी हमने देखा था डाटाज निर्मित होता है। वे वास्तव में कुछ सीमा तक वास्तविकता का अनुमान लगाते हैं और इससे एक ऐसा व्यवहार प्राप्त होता है जिससे हम अपने विचारों, अनुमानों, धारणाओं आदि के सही अथवा गलत होने की जांच कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि प्रदत्त कोई स्वतंत्र सत्व नहीं होते, बल्कि वे एक संदर्भ में प्राप्त होते हैं तथा उस सिद्धांत एवं विधि से आबद्ध होते हैं जिनसे इनके संग्रह की प्रक्रिया संचालित होती है। दूसरे शब्दों में प्रदत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों, संबंधित व्यक्तियों अथवा व्यवहारों के घटित होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम अकेले में जैसा व्यवहार करते हैं, समूह में या घर और कार्यालय में उससे कहीं भिन्न व्यवहार करते हैं। हमें नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। हम ये पेज हमने कंप्लीट देख लिया है। नेक्स्ट पेज की हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, आप अपने इधर आ जाते हैं जूम करके थोड़ा सा। आप अपने अध्यापक अथवा माता पिता से बातचीत करने में संकोच करते हैं, परंतु अपने मित्रों के साथ वैसा नहीं करते। ऐसा प्राय होता है क्या? आप अपने घर में कम बोलते हैं और बाहर जाकर अपने मित्रों से खूब अच्छे से हंसी मजाक कर लेते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी लोग समान परिस्थितियों में समान व्यवहार नहीं करते हैं। आप भी हर जगह एक ही तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। सामान्य सी बात है, हर जगह परिस्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवहार होता है। प्रदत्त संग्रह की प्रयुक्त विधियाँ सर्वेक्षण। प्रदत्त संग्रह से तात्पर्य क्या? डाटा कलेक्शन। अर्थात हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जो प्रदत्त संग्रह कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी विधियाँ कौन कौन सी वो बताई जा रही है। सर्वेक्षण है, साक्षात्कार है, प्रयोग है। तथा सूचना के स्रोत क्या है? उदाहरण के लिए व्यक्ति अथवा समूह, युवा अथवा वृद्ध, पुरुष अथवा महिला, शहरी अथवा ग्रामीण प्रदत्त के स्वरूप अथवा गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। यह संभव है कि जब आप किसी विद्यार्थी का साक्षात्कार करें तो वह उस परिस्थिति में एक अलग प्रकार से व्यवहार करें, परंतु जब आप वास्तविक स्थिति में उसका परीक्षण करें तो सब कुछ विपरीत
पाएं। प्रदत्त की अन्य विशेषता है कि वह स्वयं सत्यता के विषय में कुछ नहीं कहता। सत्ता के विषय में कुछ नहीं कहता, जो डाटा मिलता है उसी के आधार पर वह कहता है, बल्कि उससे अनुमान लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता प्रदत्त को एक संदर्भ विशेष में रखकर अर्थवान बनाता है। शोधकर्ता प्रदत्त को एक संदर्भ में विशेष में रखकर, अर्थात जो उसे डाटा मिला है उसी के आधार पर वह उसको अर्थ देता है, अर्थात उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? डाटा। मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के प्रदत्त अथवा सूचनाएं संग्रहित करते हैं। इनमें से कुछ प्रकारों का उल्लेख आगे किया जा रहा है। देखो भाई आगे कौन कौन से किस तरह का उल्लेख किया जा रहा है वो हम देख लेते हैं। पहला है जनांकिकीय सूचनाएं। पहला क्या है मित्रों? जनांकिकीय सूचनाएं। ये क्या होती है आगे देखें। इन सूचनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचनाएं आती हैं। कैसी सूचनाएं आती हैं मित्रों? व्यक्तिगत सूचनाएं आती हैं, जैसे नाम, आयु, लिंग, जन्मक्रम, सहोदरों से मतलब भाइयों की संख्या, शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, आवास की भौगोलिक स्थिति, जाति, धर्म, माता पिता की शिक्षा, उनका व्यवसाय तथा परिवार की आय आदि। ये सामान्य चीज एक व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने क्या कहलाता है? जनांकिकीय सूचनाएं। एक व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करना क्या है मित्रों? जनांकिकीय सूचनाएं हैं। दूसरा जो उन्होंने दिया है वो है भौतिक सूचनाएं। कौन सा दिया है? भौतिक सूचनाएं। इसमें क्या आता है? इसके अंतर्गत परिस्थिति संबंधी सूचनाएं, जैसे पहाड़ी, रेगिस्तानी, वन, आर्थिक दशा, आवास की दशा, कमरों का आकार, घर में, पड़ोस में, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, यातायात के साधन आदि सम्मिलित होते हैं। तो भौतिक में ये चीज़ आती हैं, जबकि व्यक्तित्व में व्यक्ति से संबंधित आती हैं। अगला है दैहिक प्रदत्त। कौन सा प्रदत्त? मतलब दैहिक प्रदत्त, अर्थात शरीर से संबंधित जो डाटा कलेक्शन किया जाता है उसके बारे में है यहाँ पर। कुछ अध्ययनों में लंबाई, वजन, हृदय गति, थकान का स्तर, गैल्वेनी, त्वचा प्रतिरोध, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ द्वारा मापी जाने वाली मस्तिष्क की धारागत क्रियाएं, रुधिर, ऑक्सीजन का स्तर, प्रतिक्रिया काल, निद्रा की अवधि, रक्तचाप, स्वप्न का स्वरूप, लार की मात्रा तथा पशुओं के संदर्भ में दौड़ना एवं कूदना जैसी दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। कहने का मतलब यह शरीर से संबंधित सारी जांच, उसका शरीर से संबंधित जो भी क्रियाकलाप उससे किए जाते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को किस में दिया जाता है? दैहिक प्रदत्त में, दैहिक डाटा में या फिजिकली डाटा एनालिसिस में किया जाता है। चौथे नंबर का है मित्रों मनोवैज्ञानिक सूचना। कौन सा है? मनोवैज्ञानिक सूचना। कुछ अध्ययनों में बुद्धि, देखो मनोविज्ञान के विषय ही सारे बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि है, मूल्य है, सृजनशीलता है, संवेग, अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक विकार, भ्रमाशक्ति, विभ्रांति, भ्रम, अवसाद, बोधन, प्रात्यक्षिक, ये सारे मनोविज्ञान के विषय हैं। तो मनोवैज्ञानिक सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इधर चलते हैं। और क्या है? निर्णय, चिंतन प्रक्रियाएं, चेतना, व्यक्तिगत अनुभव आदि अनेक मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। तो ये मनोविज्ञान संबंधित सूचनाएं भी इसमें प्राप्त की जाती हैं। मापन की दृष्टि से उपयुक्त सूचनाएं अनगढ़ हो सकती हैं। अनगढ़ से मतलब जो नापी नहीं गई हो। वे श्रेणियों के रूप में जैसे उच्च, निम्न, हाँ, नहीं, कोटियाँ जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि, अथवा लब्धांक जैसे 10, 12, 15, 18, 20 जो भी उसका लेवल आता है मापने पर जो अंक निर्धारित किए जाते हैं उनके अनुसार की बात की गई यहाँ पर के रूप में होती है। हमें वाचिक, आख्याएँ, प्रेक्षण, अभिलेख, व्यक्तिगत दैनिकी, क्षेत्र टिप्पणियाँ, पुरालेखीय प्रदत्त आदि भी प्राप्त होते हैं। इस तरह की सूचनाओं का गुणात्मक विधि का उपयोग करते हुए पृथक रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। गुणात्मक विधि का उपयोग करते हुए पृथक रूप से क्या किया जा सकता है मित्रों? विश्लेषण किया जा सकता है। इस अध्याय के आगे के भाग में आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो आगे का भाग क्या है? मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ। दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ रही है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी क्लास देखने के लिए। मैं आपको बता दूं मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें और आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएँ। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा है, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। हम 11th क्लास मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और दूसरा पार्ट हमारा चल रहा है। इससे आगे के पार्ट में दूसरे पार्ट का तीसरा पार्ट आपके सामने आएगा। तो जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।